हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से आसपास के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एंड अ डिस्क। एक रिंग और एक डिस्क की वजह से आसपास के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक पहले डिस्कस करना पड़ेगा और वो टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं ये क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हमें तीन क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। पहली क्वांटिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। दूसरी क्वांटिटी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसको एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोला जाता है। लास्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं ये तीनों क्वांटिटीज क्या है। बात करते हैं सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी की। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द चार्ज पर यूनिट लेंथ। और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, चार्ज पर यूनिट लेंथ। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होगी इसकी कूलम पर मीटर। अब जरा इसको समझते हैं कि ये है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है। इसके लिए हमें एक लॉन्ग वायर कंसिडर करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एक बहुत ही लॉन्ग वायर है और ये चार्ज्ड है। इसके ऊपर एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस वायर के 1 मीटर सेक्शन, इसका 1 मीटर लेंथ देखो, इस वायर के 1 मीटर सेक्शन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को बोला जाता है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो ये था लैम्डा। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो यहां से आइडिया तो आपने लगा ही लिया होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो सकता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। एसआई यूनिट देखें तो वो हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम, तो कंसिडर करो एक बहुत ही लार्ज शीट, एक शीट कंसिडर करो जो बहुत लार्ज है। वो शीट भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब इस शीट के यूनिट एरिया को अगर देखा जाए, जैसे पिछले केस में हमने 1 मीटर लेंथ ली थी वायर की, वैसे यहां पे हम लेंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो ये जो एरिया है मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसी को बोला जाता है सिग्मा, द सरफेस चार्ज डेंसिटी और द एरियल चार्ज डेंसिटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है। नेक्स्ट क्वांटिटी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। यहां पे भी आपने आइडिया लगा ही लिया होगा, नाम से ही पता चल रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करो। जैसे मान लेते हैं यहां हमने एक पर्टिकुलर रीजन कंसिडर कर लिया, इसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब। इसके अंदर जो चार्ज होगा उसी को बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब
पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। हम पहले एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। देखो जिस रिंग की हम बात कर रहे हैं वो रिंग ये है, ये बन जाएगा रिंग का सेंटर और दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग। एक पॉइंट कंसिडर करो इसकी एक्सिस पे जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे है। द रेडियस ऑफ द रिंग इज a and the total charge which is uniformly distributed on the ring is q। ये है टोटल चार्ज रिंग पे और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। अब हमें इस रिंग की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करो। उस एलिमेंट पे बहुत ही छोटा चार्ज होगा, उसको हमने मान लिया dq। हम dq की वजह से पहले P पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे और फिर जो भी एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द कंप्लीट रिंग। तो हमें P पॉइंट पे पूरी रिंग की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले dq की वजह से यहाँ फील्ड निकालेंगे। उसके लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए और ये डिस्टेंस होगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि ये x है ये a है, तो हम इस ट्राइंगल की थर्ड साइड निकाल सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं DE से। DE क्यों? Because this is the electric field due to a small charge dq। तो DE का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये देखते हैं। तो जो फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, kq/r स्क्वायर। तो k चार्ज कितना है dq और दूरी कितनी है पॉइंट की, वो है इतनी। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा हमारा बस DE का मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं इस एंगल को अगर थीटा माने तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। DE का इस तरफ कंपोनेंट बनेगा DE cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आएगा DE sin थीटा। अब क्या करो, DQ का बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कंसिडर करो। यहां पे भी एक स्मॉल एलिमेंट मानो जिसके ऊपर स्मॉल चार्ज है dq। इसकी वजह से भी P पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी और मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना पिछले वाले एलिमेंट का था। ये एंगल भी थीटा ही बनेगा क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो DE का इस तरफ एक और कंपोनेंट DE cos थीटा, तो sin थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब जरा ये दो कंपोनेंट्स देखो आप, DE sin थीटा, DE sin थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल एंड डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर हम इस रिंग के ऊपर देखें, जितने भी ये छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे इन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स सभी एक डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स कर रहे हैं, साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू cos थीटा कंपोनेंट्स। तो हम इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका है इंटीग्रेट करना फ्रॉम 0 टू q। तो DE की वैल्यू देख लेते हैं। DE की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी k dq
बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा जो है वो हमें इस ट्राइंगल से मिल जाएगा। देखो जरा इसमें कॉस थीटा क्या बनेगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बन जाएगा x और हाइपोटेनियस बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें जो भी कांस्टेंट्स हैं वो सब बाहर निकाल लो। तो कांस्टेंट्स के तौर पे ये चीजें बाहर आ गई, इसको और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अंदर बचेगा सिर्फ dq और इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू q। dq का इंटीग्रेशन q बनेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगने के बाद भी फाइनली q ही हमारे सामने आएगा। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी इतनी, k q x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। इसमें k क्या होता है ये आपको पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4πε। q is the total charge on the ring, x is the distance of the point p from the center of the ring। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो एक्सप्रेशन क्या था जो हमने निकाला था, k q x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। रिंग के सेंटर पे फील्ड निकालने के लिए हमें यहाँ पे x को 0 पुट करना पड़ेगा, एट सेंटर ऑफ द रिंग। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलेगी, 0। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ। मतलब हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वेरिएशंस आते हैं, E वर्सेस x ग्राफ। E वर्सेस x ग्राफ ऐसा बनता है कुछ। मान लेते हैं ये है सेंटर ऑफ द रिंग और हम रिंग के सेंटर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से वेरी करती है। इस तरफ आएंगे तो भी कुछ ऐसा ही वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। मतलब ये रिंग समझो, साइड व्यूज देख रहे हो आप रिंग को, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस तरीके का होता है। वेरिएशन को देखने से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो इंक्रीज होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव करती है और उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। और ये कितनी डिस्टेंस पे आती है, ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। ये पॉइंट होता है x इक्वल्स टू a बाय √2। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कैसे होती है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। बाकी आप इस पॉइंट को याद भी कर सकते हो, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू अचीव करती है। इस साइड भी ये डिस्टेंस सेम है, -a बाय √2। माइनस क्यों, हम नेगेटिव x की तरफ जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से, है ना। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे आती है। हम उसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। सबसे पहले क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो इस एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर मान लो, k q कांस्टेंट है। अब यहां पे लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या करता है, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो नीचे बचेगा q, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर q। अब न्यूमरेटर में आ जाओ, ये पहले x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर हम माइनस x को एज इट इज रखेंगे। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन
तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बनेगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर हाफ। अब अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बचेगा 2x और ए स्क्वायर का कांस्टेंट था वो 0 बन जाएगा। तो इस क्वांटिटी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो क्वांटिटी डिफरेंशिएट होने के बाद आती है उसको 0 के बराबर रख के फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये भी उधर जाके 0 हो जाएगा, बचेगी ये क्वांटिटी माइनस ये क्वांटिटी इक्वल्स टू 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 और ये क्वांटिटी जब 0 के साइड जाएगी तो ये इक्वल्स में आ जाएगी। 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर हाफ। तो इतना बचेगा उसको 0 के बराबर रखने के बाद। अब इसको हमें सिंपलीफाई करना है। LHS में जो क्वांटिटी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाफ है तो हम अंडर रूट लगा सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो उधर 3x स्क्वायर पहले से ही, ये उधर माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर और यहां से अगर हम x निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी a/√2 जैसा कि हमने ग्राफ में देखा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। तो let lambda be the linear charge density of the ring और जिस सेमी सर्कुलर रिंग की हम बात कर रहे हैं वो सेमी सर्कुलर रिंग ये रही। हमें फील्ड कहां पे निकालनी है, हमें फील्ड निकालनी है इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, मतलब इस जगह पे। अब इस पे क्या करो, इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर एक छोटा स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो है dl। सेंटर पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है मान लेते हैं वो एंगल है d थीटा, बहुत ही छोटा एंगल है d थीटा। यहां से जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। रेडियस ऑफ द रिंग इज r। तो ये जो एलिमेंट है dl इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dl इज इक्वल्स टू r d थीटा। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होता है, लैम्डा। तो इतनी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है dq वो होगा r d थीटा इनटू लैम्डा। इसकी जो लेंथ है वो है r d थीटा, इसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करो, इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालो। मान लेते हैं ये एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। ये हो गया dE। ये एंगल थीटा है तो इधर एंगल थीटा बनेगा। dE का इस तरफ कंपोनेंट आएगा dE cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा इधर dE sin थीटा। अब देखो इस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। ये तो हो गया अपर हाफ ऑफ द रिंग और ये हो गया लोअर हाफ। अपर हाफ में ये जो एलिमेंट है जो हमने कंसिडर किया था एक स्मॉल एलिमेंट, बिल्कुल इसके सिमेट्रिक एक एलिमेंट लोअर हाफ में भी एग्जिस्ट करता है। इसकी लेंथ भी हम dl मान लेंगे और ये भी सेंटर पे उतना ही एंगल सबटेंड कर रहा है d थीटा।
रेडियस r है तो dl को लिख सकते हैं r d थीटा। इसके ऊपर भी चार्ज उतना ही बन जाएगा जितना इस पे था, r d थीटा इनटू लैम्डा। इसकी वजह से भी फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी dE, और ये एंगल थीटा होगा, और तो ये एंगल भी थीटा होगा। इधर एक और कंपोनेंट आएगा dE cos थीटा, इधर एक कंपोनेंट आएगा dE sin थीटा। अब ये जो sin थीटा वाले कंपोनेंट्स है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। इसी तरीके से अपर हाफ में और लोअर हाफ में जितने भी sin थीटा कंपोनेंट्स होंगे वो अपर हाफ और लोअर हाफ एक दूसरे के कैंसिल कर देंगे, बचेंगे सिर्फ और सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट्स। तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट्स की वजह से होगी। तो हम कह सकते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू cos थीटा कंपोनेंट्स। तो हम सारे cos थीटा कंपोनेंट्स को d cos थीटा कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है वो देखते हैं। अगर ये एलिमेंट जो हमने रैंडमली चूज किया था वो यहां होता तो ये एंगल कितना बनता, ये एंगल बनता -π/2। तो हमें यहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, हमें यहां से पूरा यहां तक इंटीग्रेशन करना है। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -π/2 से π/2 तक। अब हम ये देखेंगे कि ये DE का मैग्नीट्यूड क्या होगा। DE का मैग्नीट्यूड हम यहां निकाल लेते हैं। DE हम सिंपल फॉर्मूले से यूज करेंगे kq/r²। तो k चार्ज, इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, इतना, तो ये बनेगा लैम्डा r d थीटा, और इस एलिमेंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है r, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, ये बन गया k λ/r d थीटा। अब हम d की इस वैल्यू को यहां यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा -π/2 से π/2 तक k λ/r cos थीटा डॉट d थीटा। कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा सिर्फ cos थीटा, cos थीटा डॉट d थीटा -π/2 से π/2 तक। अब मेरे को ये रब करना पड़ेगा, तो हम इस स्टेप से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए k λ/r तो बाहर है, cos थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा sin थीटा, लिमिट्स होंगी -π/2 से π/2 तक। पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा sin π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट sin -π/2। sin π/2 आपको पता ही है 1 होता है, सो k λ/r sin π/2 इज 1 एंड sin -π/2, ये माइनस पहले बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और sin π/2 इज 1। फाइनल आंसर आ गया 2k λ/r। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमीसर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। अब हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है पूरी, तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स राइट, और अगर ये रिंग नेगेटिवली चार्ज है तो डायरेक्शन होगी इस तरफ, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हम देखेंगे एक क्वार्टर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। इससे पहले हमने क्या देखा था, कंप्लीट रिंग की वजह से फील्ड कितनी है, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से फील्ड कितनी है, और अब हम देखेंगे एक क्वार्टर रिंग की वजह से फील्ड कितनी होगी। इस रिंग के लिए भी लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसा हम मान के चलेंगे। इस रिंग पे भी एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो, इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ मान लेते हैं dl। ये जो स्मॉल एंगल है ये d थीटा मान लो, ये एंगल थीटा मान लो, और रेडियस r है तो dl कितना बन जाएगा r d थीटा, बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है ये। इसके ऊपर चार्ज कितना बन जाएगा r d थीटा इंटू
लैम्डा। इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो फील्ड होगी, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज डीई, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, डीई का इस तरफ कंपोनेंट आएगा डीई cos थीटा और इस तरफ कंपोनेंट आएगा डीई sin थीटा। अब यहां पे थोड़ी समझने वाली बात है कि पिछले केस में क्या था कि लोअर हाफ में भी रिंग थी, तो इसके साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स इसके साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स को कैंसिल कर पा रहे थे, बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स भी कुछ ना कुछ फील्ड की तरफ कंट्रीब्यूशन देंगे और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स की वजह से कंट्रीब्यूशन तो मिलता ही है। तो हमें दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि cos थीटा वाले कंपोनेंट्स की वजह से जो टोटल फील्ड है वो कितनी मिलेगी। इसमें x मैंने क्यों लगाया, क्योंकि cos थीटा वाले कंपोनेंट सभी x डायरेक्शन में, इसको d ना मान के हम EXE मान लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द cos थीटा कंपोनेंट्स। तो ये हो जाएगा DE cos थीटा। पिछले केस में इंटीग्रेशन हुआ था -π/2 से +π/2 तक, यहां हम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि इसमें लोअर हाफ तो है नहीं, यहां हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके π/2 तक। तो 0 से π/2। अब देखते हैं DE कितना होगा। DE जैसे हमने पिछली बार कैलकुलेट किया था, K चार्ज है r लैम्डा d थीटा और डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक r, तो r², ये बनेगा K λ/r d थीटा। d की उस वैल्यू को यहां यूज कर लो, K λ/r cos थीटा डॉट d थीटा 0 से π/2। K λ/r बाहर आ जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने के बाद हमें मिल जाएगा K λ/r। मतलब ये हुआ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा इतना K λ/r। अब हम देखेंगे साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स की वजह से टोटल फील्ड में कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो cos थीटा वाले कंपोनेंट्स की वजह से तो इतना कंट्रीब्यूशन मिला K λ/r। अब देख लेते हैं साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा। D की वही वाली वैल्यू हम यूज करेंगे K λ/r, साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये बनेगा माइनस cos थीटा, लिमिट्स 0 से π/2, π/2 अपर लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा cos π/2 which is 0 और लोअर लिमिट लगाएंगे तो cos 0 which is 1। तो ये बना K λ/r 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा K λ/r। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स की वजह से जो कंट्रीब्यूशन मिला टोटल फील्ड में वो cos थीटा वाले कंपोनेंट्स के बराबर ही मिला, K λ/r। अब देखते हैं टोटल फील्ड हमें कैसे मिलेगी। हमें हॉरिजॉन्टल वैल्यू पता है टोटल फील्ड की, हमें ये नीचे की तरफ वर्टिकल वैल्यू पता है टोटल फील्ड की, तो नेट फील्ड हमें वेक्टर एडिशन से मिलेगी और वेक्टर एडिशन के लिए हम वही रूल यूज करेंगे रिजल्टेंट वाला, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a² का मतलब इसका स्क्वायर, b² का मतलब इसका स्क्वायर, आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है 90 और इसको हम लिख सकते हैं √2K λ/r। This is the total field due to a quarter ring at the center। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। इसकी डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे।
मतलब जो टोटल फील्ड होगी वो टोटल फील्ड, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ क्योंकि ई वाई हमारा था के लैम्डा बाय आर, ई एक्स भी आया के लैम्डा बाय आर, दोनों की वैल्यू सेम थी, तो टोटल फील्ड जो आएगी वो आई √2 के लैम्डा बाय आर। तो यहां से देखने से पता चल रहा है टोटल फील्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बिल्कुल सेंटर में, मतलब 45 डिग्री पे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। एक डिस्क की वजह से हम उसकी एक्सिस पे एक पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। हम यहाँ पे डिस्क को जो देख रहे हैं वो साइड से देख रहे हैं, साइड व्यूज ऑफ द डिस्क। हम फ्रंट नहीं देख रहे हैं, हम डिस्क को साइड से देख रहे हैं। और ये उसकी एक्सिस है, एक्सिस पे एक पॉइंट है जो सेंटर से x डिस्टेंस पे। अब देखते हैं फील्ड कैसे निकालेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस डिस्क को हम किस तरीके से स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम डिस्क का फ्रंट व्यू देख रहे हैं। ऐसा मानो कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स हैं, छोटे रेडियस से लेके धीरे धीरे रेडियस बढ़ता जा रहा है और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स हैं हमारे पास। अगर उन सभी रिंग्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, एक डिस्क मिल जाएगी। तो वैसे ही आप यहाँ पे मानो ये एक डिस्क है और इस डिस्क की एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंटल पार्ट, मतलब एक रिंग हमने कंसिडर कर लिया। अगर डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर तो इस स्मॉल, ये जो रिंग है एलिमेंटल रिंग है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और इसकी जो थिकनेस है एलिमेंटल रिंग की ये हम मान लेते हैं डी आर। इसी चीज को आप यहाँ पे साइड व्यूज देख रहे हो और ये हम हो गया फ्रंट व्यू। अब ऐसे ये जो एलिमेंटल रिंग्स हैं, इन सभी रिंग्स की वजह से हम यहाँ पे फील्ड निकालेंगे और फिर उन सभी एलिमेंटल रिंग्स की फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी डिस्क की फील्ड पता चल जाएगी। तो देखते हैं एक एलिमेंटल रिंग की वजह से फील्ड कितनी होती है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक रिंग की वजह से फील्ड का फॉर्मूला होता है ये a q x बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल पावर 3/2। यहाँ पे a होता है रेडियस ऑफ द रिंग। अब ये जो एलिमेंटल रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो शेडेड पोर्शन में रिंग दिखाई दे रही है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालना, तो हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखते हैं हम कैसे फील्ड निकालेंगे इसकी वजह से। DE मान लेते हैं स्मॉल फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंटल रिंग के। अब आता है चार्ज। इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज है, उस चार्ज को हम पहले अलग से निकालेंगे। पहले देखो इस रिंग का एरिया कितना होगा। इस रिंग के एरिया के लिए हमें इसकी लेंथ चाहिए। रिंग की पूरी लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर। इसका रेडियस स्मॉल आर है तो 2 पाई आर। इसकी थिकनेस है डी आर। तो लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल गया, इसका एरिया मिल गया। अच्छा इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आपके लिए। ऐसे देखो, लेंथ ऑफ रिंग ये हो गया 2 पाई आर। एरिया ऑफ रिंग ये हो गया 2 पाई आर डी आर। अब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है सिग्मा। तो इतने एरिया के ऊपर कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन रिंग, वो होगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर। तो ये है चार्ज, इसको हम अपने फॉर्मूले में यूज करेंगे। ये बनेगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर। अब है x, मतलब पॉइंट के डिस्टेंस, वो x ही है इस केस में, और डिनोमिनेटर में आएगा x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर मतलब रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस है r, जिसके होल पावर 3/2। ये तो हुआ इस स्मॉल एलिमेंटल रिंग की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इंटीग्रेट करना है टोटल फील्ड के लिए, तो नेट फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन between the limits 0 to r, क्योंकि ये जो रिंग्स हैं ये कहां से स्टार्ट होंगी, इनका रेडियस 0 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे रेडियस बढ़ता जाएगा और कहां तक बढ़ जाएगा, r तक बढ़ जाएगा। तो 0 से लेके r तक इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे मैं तुम्हें इंटीग्रेट करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा समझने में। तो पहले आपको मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इस इंटीग्रेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं फाइनल लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय x स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो ये है एक डिस्क की वजह से p पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब देखते हैं कि अगर ये डिस्क इनफाइनाइटली लार्ज डिस्क होती तो p पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालते हैं। अगर ये डिस्क बहुत बड़ी होती, इनफाइनाइटली लार्ज, तो p पॉइंट पे फील्ड कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें पहले इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, यहां पे डिनोमिनेटर में x बाहर निकालो, x स्क्वायर बाहर निकालो, तो रूट से जब x स्क्वायर बाहर आएगा तो x बचेगा और अंदर बचेगा 1 प्लस r स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो ये बचेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय इतना। तो इस एक्सप्रेशन को हमने रीडिजाइन कर दिया और कुछ ऐसा ये एक्सप्रेशन हमें दिखेगा। अब देखते हैं, अगर ये डिस्क बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ द डिस्क इज मच ग्रेटर देन x। अगर r x से बहुत बड़ा हो गया तो ये वाला जो टर्म है ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और इस एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में हो गया इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो सिर्फ ये बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज डिस्क इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड डिस्क है तो फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है पॉजिटिव के लिए, फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। वहीं अगर ये डिस्क नेगेटिवली चार्ज हुई तो फील्ड इसकी तरफ होगी, टूवर्ड्स द डिस्क। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो फील्ड हो जाएगी टूवर्ड्स द डिस्क। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग वायर। ये रहा वो वायर जिसकी वजह से हमें P पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, और जो पॉइंट है ये वायर से x डिस्टेंस पे है, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट इज x। इस वायर के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। इसकी वजह से P पॉइंट पे देखो फील्ड कैसे निकाली जाएगी, जैसा हम पहले के केसेस में करते हुए आए बिल्कुल उसी तरीके से, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो, इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकालो और उसके बाद इंटीग्रेशन कर दो। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है मान लेते हैं इसकी लेंथ है dl, यहां से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया r, और
एलिमेंट की डिस्टेंस यहां से इसको हमने मान लिया L, तो dl के ऊपर जो चार्ज होगा dq वो कितना होगा लैम्डा इंटू dl, बिकॉज dl इसकी लेंथ हो गई, लैम्डा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया लैम्डा इंटू dl। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो अगर ये पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, मान लेते हैं ये फील्ड है dE। अब dE की वैल्यू देख लेते हैं, dE की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला हम वही एक पॉइंट चार्ज वाला यूज करेंगे kq/r²। तो k चार्ज हो गया इस एलिमेंट के ऊपर लैम्डा dl और डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक हो गया r, तो ये हो गया r²। अब हमें इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाने से पहले यहां पे कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। इस ट्राइंगल को कंसिडर करो जरा, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो इस ट्राइंगल में जो cos थीटा होगा, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज r, तो यहां से हम r को क्या लिख सकते हैं, r ऊपर आ जाएगा और cos थीटा नीचे चला जाएगा, x अपॉन cos थीटा एंड इट बिकम्स x sec थीटा। हम इस वैल्यू को r की इस वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज करेंगे, तो एक्सप्रेशन बन गया k लैम्डा dl r² मतलब x² sec स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं इसी ट्राइंगल से और भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है, तो इस ट्राइंगल में अब tan थीटा कंसीडर करो, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां से हम L को क्या लिख सकते हैं, L बन जाएगा यहां से x tan थीटा। अब हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये बन गया dl बाय d थीटा, x कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें डायरेक्टली पता होनी चाहिए, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। यहां से अब इस d थीटा को उठा के हम यहां लगा देते हैं, dl की इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो ये बन गया k लैम्डा, dl की जगह हमने लिख दिया x sec स्क्वायर थीटा डॉट d थीटा और नीचे आ गया इतना। तो जो चीजें यहाँ पे कैंसिल होंगी उनको कैंसिल करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आ गया हमारे पास k लैम्डा बाय x इंटू d थीटा। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब DE को रिजॉल्व करना है इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ये बनेगा DE cos थीटा और ये बनेगा DE sin थीटा। तो हम पहले देखेंगे कि DE cos थीटा वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक ही डायरेक्शन में आएंगे, बट sin थीटा की बात करें तो इसके बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे दूसरी साइड अगर एक एलिमेंट लिया जाए तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड आएगी इस तरफ और उसका sin थीटा कंपोनेंट ऊपर आएगा जो कि इसके sin थीटा वाले कंपोनेंट को कैंसिल करेगा। तो इस केस में भी sin थीटा वाले कंपोनेंट्स तो सारे कैंसिल हो जाएंगे और cos थीटा वाले कंपोनेंट्स जो है वो बच जाएंगे। तो टोटल फील्ड आएगी सिर्फ cos थीटा कंपोनेंट्स की वजह से। अब इंटीग्रेशन देखो कहां से लेके कहां तक करना पड़ेगा। ये वायर एक बहुत ही लॉन्ग वायर है जो इन्फिनिटी तक जाता है, तो अगर हम इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे इन्फिनिटी तक ले जाते जाएंगे तो ये एंगल कहां तक जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री तक। वैसे ही नीचे की तरफ भी ये वायर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस एंगल को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये एंगल कहां तक जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री।
तो इसका इंटीग्रेशन होगा -π/2 से लेके +π/2 तक। डी की इस वैल्यू को हम यहां रखेंगे, तो डी की वैल्यू है k λ/x cos थीटा और ये d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, जो कांस्टेंट्स हैं उनको आप बाहर ले सकते हैं। k λ/x cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin थीटा, और sin थीटा में अपर और लोअर लिमिट ये है k λ/x, अपर लिमिट डालेंगे तो आएगा sin π/2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा इतना। sin π/2 इज 1 माइनस, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो sin π/2 फिर से 1, तो 1 + 1 इज 2, 1 माइनस, और ये माइनस साइन बाहर आएगा तो प्लस हो गया, और sin π/2 इज 1, तो ये आ जाता है 2k λ/x। तो इस वायर की वजह से P पॉइंट पे जो टोटल फील्ड होगी वो होगी 2k λ/x। अब हम देखेंगे सेम टॉपिक से रिलेटेड कुछ केसेस। जैसे पिछले केस में क्या था, इनफाइनाइट वायर था, अब हम एक फाइनाइट वायर लेंगे। तो ये है वो फाइनाइट वायर, और ये रहा पॉइंट P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई x। अब जो अपर एंड है वो अलग एंगल सबटेंड कर रहा है, और लोअर एंड जो है वो यहाँ पे अलग एंगल सबटेंड कर रहा है। मान लेते हैं जो लोअर एंड एंगल सबटेंड कर रहा है वो है θ1, और अपर एंड का जो एंगल है वो है θ2। इस केस में भी वही काम करना है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है, इसकी वजह से P पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसकी वजह से P पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इस लाइन के अलाउंग होगी DE, और DE है कितनी, वो पिछला वाला ही एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। ये कैसे आया आप पिछले केस में देख सकते हैं। अब देखो DE जो है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा DE cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा DE sin थीटा। यहां पे जरा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। पिछले केस में सेंटर पॉइंट से ऊपर देखो तो इनफाइनाइट वायर, नीचे देखो तो भी इनफाइनाइट वायर, मतलब दोनों साइड लेंथ बराबर थी वायर की। तो जितने भी sin थीटा वाले कंपोनेंट्स थे वो कैंसिल हो गए थे। बट इस केस में इस लाइन से ऊपर देखें तो वायर की लेंथ अलग है, नीचे देखें तो वायर की लेंथ अलग है, मतलब sin थीटा वाले कंपोनेंट्स जो है वो कंप्लीटली कैंसिल नहीं होंगे, कुछ कंपोनेंट्स बच जाएंगे यहाँ पे। तो इनकी फील्ड भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देगी टोटल फील्ड में। तो हमें cos थीटा कंपोनेंट्स की वजह से जो फील्ड है वो भी निकालनी पड़ेगी, और sin थीटा कंपोनेंट्स की वजह से जो फील्ड है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम cos थीटा कंपोनेंट्स की जो फील्ड है वो निकाल लेते हैं। Ex क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, जो cos थीटा कंपोनेंट्स हैं वो सब x डायरेक्शन में है, तो उनका टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे हम पहले। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, -θ1 से θ2 तक होगा। DE की वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, k λ/x cos थीटा और d थीटा। इंटीग्रेशन -θ1 to θ2। k λ/x बाहर निकाल लो, अंदर cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। k λ/x पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा sin θ2 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट होगी, ये होगा sin -θ1। और एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, sin -θ sin थीटा के बराबर होगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, k λ/x, ये तो sin θ2 ही हो गया, और ये हो जाएगा प्लस sin
थीटा 1। तो दिस इज द टोटल फील्ड इन x डायरेक्शन। अब देखते हैं y डायरेक्शन, मतलब साइन थीटा कंपोनेंट्स की टोटल फील्ड कितनी हो। तो उसके लिए हम यहां पे cos थीटा को हटा के लिख देंगे साइन थीटा, और ये बन जाएगा ई वाई। इंटीग्रेशन की लिमिट्स वही रहेगी, माइनस थीटा 1 से थीटा 2, डी की वैल्यू k लैम्डा बाय x साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब यहां पे k लैम्डा बाय x बाहर निकालो, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट यहां पे यूज करेंगे हम। तो माइनस साइन जो है उसको बाहर निकाल लो थोड़ी देर के लिए, बाद में इसको देख लेंगे क्या करना है। कॉस ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस कॉस माइनस थीटा 1। अब देखो जरा, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, तो ये बनेगा माइनस k लैम्डा बाय x कॉस थीटा 2, ये बनेगा माइनस कॉस थीटा 1। तो इस एक्सप्रेशन को, ये जो माइनस साइन है, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है k लैम्डा बाय x कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बट इसमें फाइनली जब इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे तो उसमें थीटा 1 क्या है और थीटा 2 क्या है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कई बार हम गलती क्या करते हैं, ऊपर वाला जो एंगल उसको थीटा 1 मान लेते हैं, नीचे जो है उसको थीटा 2 कर लेते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसमें थीटा 1 कौन सा एंगल है और थीटा 2 कौन सा एंगल है। थीटा 1 हमने नीचे वाले पोर्शन का माना हुआ है और थीटा 2 अपर पोर्शन का माना हुआ है। अब एक और केस कंसिडर करते हैं। पहले में क्या था, इनफाइनाइट वायर, दूसरे में क्या था, फाइनाइट वायर। अब भी फाइनाइट वायर ही है, बट जो पॉइंट था वो पहले इस वायर के इस रीजन में था, अब पॉइंट थोड़ा नीचे होगा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट की फ्रॉम द वायर वो हमने x ही मानी है। अब देखो इस केस में क्या होगा, जो अपर एंड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा 2। जो लोअर एंड है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा 1। एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहां पे फील्ड निकाली जाएगी, और एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होती है वो हम पहले के केसेस में देख चुके हैं, उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, k लैम्डा बाय x d थीटा। अब देखो यहां पे जो ये स्मॉल एलिमेंट है इसकी जो फील्ड होगी DE, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम करने के लिए हम जो लिमिट्स यूज करेंगे वो लिमिट्स क्या होंगी, बस लिमिट्स यहां पे क्या लगेंगी वही डिफरेंट केस है, बाकी तो सब पहले जैसा ही है। लिमिट्स में पिछले केस में हमने माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक ले गए थे, हमने माइनस 2 लिया था क्योंकि इस लाइन के नीचे था एंगल, पर अब इस लाइन के ऊपर ही है, तो अब तुम माइनस नहीं लगाओगे, अब हम लगाएंगे सिंपली थीटा 1 से थीटा 2। बस लिमिट्स में ही डिफरेंस है, बाकी सब पिछले जैसा ही है। तो मेरे को बस यही बताना था कि लिमिट्स क्या ली जाएंगी। इसमें अगर y कंपोनेंट्स का देखा जाए तो उसमें भी लिमिट्स थीटा 1 से थीटा 2 तक ही जाएगी, माइनस थीटा 1 नहीं होगा क्योंकि ये एंड इस लाइन से नीचे नहीं है, ऊपर ही है। अच्छा, इसमें एक और केस देखो, अगर ऐसा होता कि ये एक फाइनाइट वायर ना होके फिर से इनफाइनाइट होता, मतलब ऊपर वाला एंड जो है वो इंफिनिटी तक जा रहा है,
बट यहाँ पे ये जो एंड है ये यहीं पे है, ऊपर वाला एंड इंफिनिटी तक चला गया। तो लिमिट्स में क्या चेंजेस होंगे, इसमें θ1 तो अपनी जगह ही रहेगा और ऊपर वाला एंड इंफिनिटी पे चला गया, तो ये जो θ2 है ये इंक्रीज होता होता कहां तक पहुंचेगा, 90 तक पहुंचेगा। तो ये जो लिमिट्स हैं बस ये लिमिट्स चेंज हो जाएगी π/2, वैसे ही यहां पे चेंज हो जाएगा π/2। So that's all for today.